हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज हम फिर से आए एक नया वीडियो लेकर के, और आज के इस वीडियो में हम सदिशों के प्रकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे एकांक सदिश। तो देखिए, एकांक सदिश को मात्रक सदिश, इकाई सदिश या उसी को यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। तो देखिए कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो या जिसका मापांक एक होता है वह सदिश एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, देखिए ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश कहलाता है। इसे एक कैप से दिखाते हैं। इसे एक कैप ऐसे देखिए, ए लिख करके उसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। एक कैप से दिखाते हैं। एक कैप से दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक कैप कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक कैप लिखे, बी कैप हो सकता है, सी कैप हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर कोई वेक्टर है और उसके दिशा में एकांक सदिश निकालना है तो उस वेक्टर के ऊपर कैप लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब कि यह एकांक सदिश को दिखा रहा है। और देखिए जैसे यहाँ पर लिख दिए हम ए कैप, तो ए कैप, अब देखिए ए कैप है तो इसका मतलब ये है कि ये एकांक सदिश है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, वेक्टर ए का दिशा होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे कि वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश, इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश बोलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब इसका परिमाण तो एक है लेकिन इसका दिशा क्या है, वेक्टर ए का दिशा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर ए कैप दिया है तो ये समझना है कि यह वेक्टर ए के दिशा को बता रहा है। ठीक है, वेक्टर ए के दिशा को। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया बी कैप, तो बी कैप का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे कि यह वेक्टर बी की दिशा को बताता है। वेक्टर बी की दिशा है ये। ठीक है, वेक्टर बी की दिशा को बताएगा। उसी तरह जैसे मान लीजिए हम लिख दिए सी कैप, तो सी कैप का मतलब कि वेक्टर सी की दिशा को ये बता रहा है। ठीक है, इतना आपको समझना है। फिर उसके बाद आपको पूछेगा कि वेक्टर बी की दिशा में एकांक सदिश बताइए, वेक्टर सी की दिशा में एकांक सदिश बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको निकालना मैं अभी यहाँ पर सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि वेक्टर बी दे दिया तो वेक्टर बी की दिशा में है ये, मतलब वेक्टर बी का दिशा को बता रहा है। सी कैप है तो वेक्टर सी की दिशा को बताएगा। ए कैप है तो वेक्टर ए की दिशा को बताएगा। अब एक चीज़ देखिएगा कि इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, याद रखने के लिए देखिए कैसे। यहाँ पर हम सभी को पता है कि जो सदिश होता है, सदिश के दो भाग होते हैं। सदिश जो होता है इसमें देखिए परिमाण और दिशा, परिमाण और क्या होगा, दिशा। परिमाण और दिशा दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए वेक्टर ए लिख दिए, तो वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए में क्या क्या होगा, परिमाण। तो वेक्टर ए के परिमाण को हम इस तरीके से दिखाएंगे, ये है परिमाण वेक्टर ए का। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये इसके बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं। यहाँ पर क्या है, वेक्टर ए है, इसका मतलब कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, जबकि यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ यह केवल वेक्टर ए के परिमाण को बता रहा है। अब हमको दिशा दिखाना होगा यहाँ पर वेक्टर ए का, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर लगा दीजिए ए कैप। इसका मतलब ये हुआ कि ए कैप वेक्टर ए के दिशा को बता रहा है, जबकि ये वेक्टर ए के परिमाण को बता रहा है। अब ये पूरा सदिश हो गया, यानी इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे बराबर बोल सकते हैं। अब यहाँ से ए कैप का वैल्यू निकाल लेंगे। ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा में परिमाण वेक्टर ए का। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हमको वेक्टर बी को लिखना है, तो वेक्टर बी में क्या क्या होगा, वेक्टर बी का परिमाण और इसके दिशा को दिखाना है तो बी कैप लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वेक्टर बी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और यहाँ से बी कैप का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर बी बटा में परिमाण ऑफ वेक्टर बी। इस तरीके से आप उसको लिख लेंगे, तो बी कैप का ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा एकांक सदिश का फार्मूला बन जाता है। क्लियर है। अगर आपको इस तरीके से नहीं याद होता है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए इधर देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपको निकालना है बी कैप निकालना है,
ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि ये बी कैप वेक्टर बी के दिशा को बताता है, ठीक है। यह क्या है, ये दिशा है। अगर ये दिशा है तो देखिए यहाँ पर ये वेक्टर बी मैं यहाँ पर लिख दूंगा पूरा पूरा, ठीक है। ये वेक्टर बी है, और जबकि यह केवल दिशा है तो इसमें तो परिमाण भी शामिल है। तो हम क्या कर देते हैं, इसका दिशा लाने के लिए इसमें हम इसके परिमाण से भाग दे दें। ये वेक्टर बी का परिमाण है, वेक्टर बी के परिमाण से इसमें भाग देंगे तो केवल दिशा बचेगा। इसका मतलब केवल वेक्टर बी कैप बचेगा, तो ये बी कैप के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखिए, या फिर ऐसे जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इस तरीके से याद रखिए, आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें पूछेगा कि वेक्टर बी की दिशा में या वेक्टर बी के अनुदिश एकांक सदिश बताइए, या फिर वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश बताइए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कहता है कि वेक्टर बी के दिशा में, वेक्टर बी के दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा वेक्टर बी की दिशा में एकांक सदिश बी लिख करके कैप लगा दीजिए, बी कैप होगा, ठीक है। अब उसी तरीके से जैसे वेक्टर ए के दिशा में, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि वेक्टर ए के दिशा में एकांक सदिश, तो आप कहेंगे ए कैप होगा। अब उसी तरह वेक्टर सी के दिशा में एकांक सदिश पूछेगा तो आप लगा देंगे सी कैप लगा देंगे, ठीक है। अब इस ए कैप बी कैप सी कैप या फिर जो भी देता है एकांक सदिश, चाहे कुछ भी आपसे पूछे, कोई सा भी वेक्टर दे दे, उसका एकांक सदिश पूछेगा तो केवल उसके ऊपर कैप लगा दीजिए। अब इस कैप का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए बी कैप का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे आप वेक्टर बी। अब वेक्टर बी, अब देखिए मैंने क्या बताया कि यह वेक्टर बी की दिशा को बता रहा है, यह केवल दिशा है, तो वेक्टर बी में दिशा भी है और परिमाण भी है। तो ये वेक्टर बी, इसमें दिशा और परिमाण दोनों है। हम क्या करते हैं, हमको केवल दिशा लाना है, इसके परिमाण से भाग दे देंगे, इसके परिमाण से भाग दे दिए तो ये बचा बी कैप, यानी इसके बराबर ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब ए कैप का वैल्यू निकालना है। अब आप कहेंगे कि यह वेक्टर ए की दिशा को बता रहा है और वेक्टर ए में परिमाण भी शामिल है, तो इसके परिमाण से हम भाग दे दें अगर, तो इसमें केवल दिशा बचेगा, यह ए कैप के बराबर हो गया। अब सी कैप निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर सी, इसी के परिमाण से भाग दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यह इसका फार्मूला हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछेगा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। यहाँ पर देगा कि यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप है तो वेक्टर ए के दिशा में या फिर अनुदिश, दिशा को ही अनुदिश बोलेगा, वेक्टर ए के दिशा में एकांक सदिश बताइए, एकांक सदिश बताइए। ये है क्वेश्चन, वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश बताना है। तो देखिए वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा, वेक्टर ए के दिशा में एकांक सदिश, अब वेक्टर ए के दिशा में एकांक सदिश निकालना है तो ये क्या होगा, ए कैप हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश ए कैप हो जाएगा। अब ए कैप का वैल्यू क्या होता है, ए कैप निकालने के लिए वेक्टर ए में भाग दे देते हैं इसके परिमाण से, ठीक है। ए कैप निकालना है तो वेक्टर ए में इसी के परिमाण से भाग दे देंगे, मतलब वेक्टर ए के परिमाण से भाग देंगे, ए कैप के परिमाण से नहीं, ठीक है। अब देखिए हमको वेक्टर ए का परिमाण चाहिए, तो वेक्टर ए यहाँ पर दिया है तो वेक्टर ए का परिमाण निकालेंगे। तो वेक्टर ए का परिमाण क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 4 4 8 9 17, अंडर रूट का 17। अब देखिए वेक्टर ए का वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप बटा में परिमाण ए का वैल्यू है अंडर रूट 7, ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए अब मैं इसको इरेज कर दूं।
चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, बुक से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर करा है क्वेश्चन, करा है कि सदिश वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश बताइए। के अनुदिश मात्रक सदिश बताइए। चलिए करें, वेक्टर ए बराबर इतना दिया है, मात्रक सदिश बताइए। चलिए अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये दिया हुआ है। अब वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश मतलब वेक्टर ए के दिशा में बताना है, ठीक है। तो देखिए वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश निकालिए। तो वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश अब बताइए, वेक्टर ए के दिशा में मात्रक सदिश निकालना है तो ये हो जाएगा ए कैप, ठीक है, ए कैप। अब ए कैप का वैल्यू निकालना है तो ए कैप का वैल्यू क्या हो जाता है कि ये ए कैप है तो वेक्टर ए लेंगे, क्योंकि यह वेक्टर ए की दिशा को बताता है। वेक्टर ए, अब इसमें इसी वेक्टर ए में वेक्टर ए के परिमाण से भाग दे देंगे, क्योंकि वेक्टर ए में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर ए में दिशा और परिमाण दोनों होता है, यह वेक्टर ए की दिशा को बताता है। तो अब बताइए कि इसमें जब हम परिमाण से भाग दे देंगे तो केवल दिशा बचेगा, या सीधे सीधे कहने का मतलब कि आपको ये याद होना चाहिए कि ए कैप निकालना है तो वेक्टर ए में इसी की परिमाण से भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए वेक्टर ए का परिमाण निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए वेक्टर ए का परिमाण निकाल दे रहे हैं। तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट में इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा, ठीक है। अब इसको हल करिए, कितना आएगा, देखिए 4 1 5 9 5 14, अंडर रूट का 14 आ रहा है। अब देखिए ए कैप बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वेक्टर ए का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इसी के बटा में लिख देंगे अंडर रूट का 14, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। या तो फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बटा में अंडर रूट का 14 i कैप प्लस 3 बटा में अंडर रूट का 14 j कैप प्लस 1 बटा में अंडर रूट का 14 k कैप। इस तरीके से भी आप लिख लेंगे तो ये वेक्टर, ये जो है वेक्टर ए के दिशा में एकांक सदिश निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, वेक्टर ए के दिशा में एकांक सदिश जिसका कि परिमाण 1 है, ठीक है, इसका ये एकांक सदिश है तो इसका परिमाण क्या आएगा, इसका परिमाण जब आप निकालेंगे तो 1 आएगा इसका परिमाण, ठीक है। क्योंकि एकांक सदिश का मतलब ही वही होता है कि जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो। जब इसका परिमाण निकालेंगे, जैसे ये देखिए वेक्टर ए का परिमाण निकाला गया है, इसी तरह जब आप इसका परिमाण निकालेंगे तो देखेंगे कि इसका परिमाण 1 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे चलें, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा क्वेश्चन कि वेक्टर ए के दिशा में, वेक्टर ए के दिशा में मात्रक सदिश बताइए जिसका परिमाण 3 हो। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले यहाँ पर देखिए, जब हम वेक्टर ए के दिशा में एकांक सदिश निकालते हैं, देखिए वेक्टर ए के दिशा में एकांक सदिश जिसका परिमाण 1 हो, जिसका परिमाण 1 हो, तो हम इसको लिखते हैं ए कैप से, है ना। ए कैप का मतलब ही मैंने आपको बताया है, ए कैप का मतलब कि वेक्टर ए के दिशा में एकांक सदिश और इसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर यहीं पर दे देता, देखिए अब मेरे बात को ध्यान से समझिएगा कि वेक्टर ए के दिशा में एकांक सदिश जिसका परिमाण 1 हो तो 1 ए कैप होगा। अगर यहाँ पर ये दे देता कि वेक्टर ए
के दिशा में वेक्टर ए के दिशा में एकांक सदिश जिसका परिमाण 2 हो, तो ये क्या हो जाएगा, जिसका परिमाण 2 हो तो 2a कैप हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर वेक्टर ए के दिशा में एकांक सदिश जिसका परिमाण 1 है तो 1a कैप। अब वेक्टर ए के दिशा में एकांक सदिश जिसका परिमाण 2 हो तो 2a कैप। अब इसी प्रकार से वेक्टर ए के दिशा में मात्रक सदिश जिसका परिमाण 3 हो तो वो हो जाएगा 3a कैप। क्लियर है इतना। अब अगर यहीं पर बोल देता कि जैसे यहाँ पर देखिए वेक्टर ए के दिशा में मात्रक सदिश बताइए जिसका परिमाण, यहाँ पर लिख देता कि परिमाण 4 हो तो क्या हो जाता 4a कैप। ये हो जाता, ये क्या हो जाता, एकांक सदिश वेक्टर ए के दिशा में जिसका कि परिमाण कितना है 4 है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं बता रहा हूँ कि बुक में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा, लेकिन वहाँ पर वेक्टर ए का वैल्यू देगा कुछ ना कुछ। पहले आपको इतना समझ में आना चाहिए कि यह जो प्रश्न ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको इस ऐसा देता है कि वेक्टर ए की दिशा में मात्रक सदिश या फिर वेक्टर ए के अनुदिश, दिशा के जगह यहाँ पर ये भी लिख सकता है अनुदिश। ठीक है, वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश बताइए जिसका परिमाण 1 हो, 3 हो, 4 हो। 1 होगा तो 1a कैप, परिमाण 2 होगा तो 2a कैप, अगर परिमाण 4 होगा तो 4a कैप, परिमाण 5 होगा तो 5a कैप। इसी तरीके से जितना परिमाण देगा उतना a कैप होगा। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन लेते हैं बुक से। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि सदिश, ये है क्वेश्चन आपका, ये सदिश है, ये सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 2j कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो, जिसका परिमाण 7 इकाई हो, 7 इकाई हो। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया आपको। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 2j कैप के अनुदिश, यानी इसी की दिशा में बताना है आपको, एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि वेक्टर ए के दिशा या अनुदिश, वेक्टर ए के अनुदिश अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता इकाई सदिश, अगर मैं यहाँ पर इकाई सदिश लिखूँ वेक्टर ए के अनुदिश इकाई सदिश, तो ये हो जाता a कैप। और इसका परिमाण कितना होता, इसका परिमाण अब तो आप कहेंगे इसका परिमाण 1 होगा, क्योंकि ये इकाई सदिश है। इकाई सदिश का मतलब होगा परिमाण 1। ठीक है, वेक्टर ए के अनुदिश इकाई सदिश a कैप होगा, अगर a कैप लिखेंगे तो इसका परिमाण 1 हो गया। लेकिन हमको यहाँ पर क्या बताना है कि वेक्टर ए के अनुदिश एक ऐसा सदिश बताइए जिसका परिमाण 7 हो। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये होगा कि वेक्टर ए के अनुदिश सदिश ज्ञात करना है। तो वेक्टर ए के अनुदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण 7 है, जिसका परिमाण 7 है बराबर 7a कैप लिख दीजिए। क्लियर है इतना।
क्योंकि बताइए कि वेक्टर ए के अनुदिश इकाई सदिश जब निकालेंगे तो एक ऐप निकलेगा जिसका कि परिमाण क्या होगा, 1 होगा। लेकिन हमको बताना है कि ऐसा सदिश बताइए जिसका परिमाण 7 हो, तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए के अनुदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण 7 है, 7 एक ऐप होगा। अभी मैंने बताया, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए रख दीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए 7। अब देखिए एक ऐप का वैल्यू क्या होता है, वेक्टर ए में भाग दे देते हैं वेक्टर ए के परिमाण से, सही है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 7 वेक्टर ए का वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए। तो देखिए वेक्टर ए बराबर दिया है इतना, वेक्टर ए बराबर दिया आई कैप माइनस 2j कैप, क्लियर है। अब इसका परिमाण वेक्टर ए का परिमाण निकालना है, तो वेक्टर ए का वैल्यू दिया है, वेक्टर ए का परिमाण निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए वेक्टर ए का परिमाण मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। वेक्टर ए का परिमाण बराबर अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 1 5, अंडर रूट का 5 आ रहा है। तो अब यहाँ पर रख दीजिए अंडर रूट का 5, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट का 5 आई कैप माइनस 7 बटा में अंडर रूट का 5 जे कैप। ये हो जाएगा आंसर, ये होगा आंसर जो अपना प्रश्न पूछ रहा था, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी टाइप का एक और प्रश्न को लेते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए देखिए इस प्रश्न को, देखिए इस प्रश्न में क्या करा है कि सदिश 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 8 इकाई है। यहाँ पे कर रहा है कि 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप के अनुदिश ऐसा सदिश बताना है जिसका परिमाप या परिमाण 8 इकाई है। तो देखिए अब मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है जो दिया है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, इसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। अब कर रहा है ये इतना दे दिया, अब कर रहा है इसी के अनुदिश बताना है जिसका कि परिमाप 8 हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए के अनुदिश, वेक्टर ए के अनुदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाप, जिसका परिमाप 8 इकाई हो बराबर। अब बताइए, अब परिमाप 8 इकाई हो तो 8 एक कैप हो जाएगा, ठीक है। जब परिमाप 1 लेना होता तो एक कैप लिखते। अब परिमाप यहाँ पे करा है कि ऐसा सदिश, इसी की दिशा में बताना है, वेक्टर ए की दिशा में, तो एक कैप लेते हैं, इसका परिमाप 1 होता है। और जब वेक्टर ए के दिशा में ही बताना है और उसका परिमाप 8 है तो 8 एक कैप हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से 8 एक कैप निकालना होता है तो ए के वेक्टर में इसी वेक्टर ए के परिमाण से भाग दे देते हैं, क्लियर है। अब देखिए 8 वेक्टर ए का वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब वेक्टर ए का परिमाण चाहिए तो इसका परिमाण निकाल लीजिए। देखिए मैं इधर निकाल देता हूँ, वेक्टर ए का परिमाण बराबर अंडर रूट में ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो बराबर देखिए 4 और 1 5, 25 5 30, अंडर रूट का 30 आ रहा है, ठीक है, अंडर रूट 30 आ रहा है। अब यहाँ पर वेक्टर ए के परिमाण से भाग देना है तो ये लिख दीजिए अंडर रूट का 30, अंडर रूट में हो जाएगा 30, ठीक है। तो अब आप चाहें तो इसका अंदर गुणा करके भी लिख सकते हैं, या तो इतना ही यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर एक प्रश्न को और लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को क्या कर रहा है कि सदिशों वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप और वेक्टर बी बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए।
करा इस बार योगफल के अनुदिश बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या क्या दिया है इसमें दिया है आपको वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, और वेक्टर बी बराबर कितना दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। करा के योगफल के अनुदिश, तो इसका योगफल निकालेंगे सबसे पहले। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अब जब निकालेंगे तो जोड़ दीजिए। देखिए 2i कैप में 2i कैप जोड़ेंगे तो 4i कैप, 2j कैप में अब j कैप जोड़ेंगे तो 3j कैप हो जाएगा j कैप। अब देखिए माइनस 5k कैप में 3k कैप को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2k कैप। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे। और देखिए जोड़ते समय i वाले को i वाले के साथ जोड़ते हैं, j वाले को j वाले के साथ जोड़ते हैं, और k वाले को k वाले के साथ जोड़ते हैं। जैसे अलजेब्रिक जोड़ करते हैं XYZ वाला, उसी तरीके से इसमें भी जोड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से जोड़ देंगे। अब देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर इतना आ गया। मान लेते हैं कि यह वेक्टर सी है। ठीक है, ये मान लिया, यानी इसका जो जोड़ आया है यह एक सदिश आया है और इसको मान लिया वेक्टर सी है। अब करें योगफल के अनुदिश, इसका योगफल यह है तो इसके अनुदिश मात्रक सदिश बताना है, इसके यानी वेक्टर सी के अनुदिश। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर सी के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर। अब देखिए इसी की दिशा में अनुदिश का मतलब वेक्टर सी की दिशा में बताना है, लेकिन मात्रक सदिश यानी कि उसका परिमाण 1 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा सी कैप हो जाएगा। वेक्टर सी के दिशा में तो वेक्टर सी कैप हो जाएगा। अगर बोलता कि परिमाण 8 हो 5 हो तो 8 कैप या 5 कैप, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश से ही हमको पता चल रहा है कि इसका परिमाण कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो सी कैप लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब सी कैप का वैल्यू क्या होता है, सी कैप है तो वेक्टर सी में वेक्टर सी के परिमाण से भाग दे देंगे। ठीक है, अब वेक्टर सी का परिमाण चाहिए तो देखिए वेक्टर सी यहाँ पर इतना है तो वेक्टर सी का परिमाण निकाल लीजिए। देखिए वेक्टर सी का परिमाण जब निकालेंगे तो अंडर रूट में देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये जोड़ लीजिए इसको, देखिए 16 4 20 9 29, ये आ जाएगा अंडर रूट का 29। ठीक है, अब देखिए अब निकाल लीजिए तो सी कैप बराबर वेक्टर सी का वैल्यू रखेंगे तो ये है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप बटा में वेक्टर सी का परिमाण अंडर रूट का 29। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? चलिए, अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए, इस तरीके से एकांक सदिश समाप्त होता है। इतना ही, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा जितना आपको बताया गया। पूरी तरीके से एकांक सदिश को समाप्त कर दिया गया है। अब आगे हमको पढ़ना है शून्य सदिश है, समान सदिश और समांतर सदिश पढ़ना है। तो चलिए अब आगे जो है हम शून्य सदिश को भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए देखिए आगे हमको पढ़ना है शून्य सदिश। देखिए शून्य सदिश, देखिए शून्य सदिश क्या होगा, ऐसा सदिश जिसका मापांक 0 होता है शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, इसका मापांक क्या होगा, शून्य सदिश का मापांक 0 होगा। ऐसा सदिश जिसका मापांक 0 होगा, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ जिसका मापांक 0 होता है, जिसका मापांक 0 होता है शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, इसका दिशा निर्धारित नहीं होता है, यानी स्वच्छ बोल सकते हैं, यानी कि इसका दिशा का निर्धारण नहीं हो पाता है। ठीक है, और देखिए कि इसमें क्या होगा, इस सदिश में इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होगा। ठीक है, तो इस सदिश का प्रारंभिक व अंत बिंदु यानी अंतिम बिंदु एक ही होता है। ठीक है, इस सदिश का प्रारंभिक व अंत बिंदु क्या होता है, एक ही होता है। और दिशा क्या होती है, अनिर्धारित होती है। और दिशा अनिर्धारित होती है।
अनिर्धारित होती है। ठीक है, अनिर्धारित को स्वच्छ भी बोला जाता है। ठीक है, स्वच्छ बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? तो ऐसा सदिश जिसका मापांक 0 होता है शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश में अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है और इसका दिशा निर्धारित होती है तो शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये कोई है, कोई वेक्टर ए बी है ये। ठीक है ना, अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर ये बताना हो कि वेक्टर ए का ए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर ए, तो ये देखिए ये अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों एक ही है, इसका मतलब यह एक शून्य सदिश है। क्या है ये? इसको शून्य सदिश बोलेंगे। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमको वेक्टर बी बताना है कि वेक्टर बी अंतिम बिंदु भी वही है और प्रारंभिक बिंदु भी वही है, तो यह भी शून्य सदिश होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हमको पढ़ना है समान सदिश। देखिए समान सदिश, समान सदिश। देखिए समान सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका यानी ऐसे समान सदिश है तो कम से कम दो या दो से अधिक सदिश होना चाहिए। तो ऐसे सदिश जिनका अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर परिमाण बराबर हो और दूसरा दिशा भी बराबर हो, मतलब दिशा एक ही हो या बराबर हो, आप बोल सकते हैं दिशा एक ही हो। और तीसरा कंडीशन भी होना चाहिए कि वह समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समांतर भी होना चाहिए तथा समांतर हो। ठीक है, ऐसे सदिश जिनका परिमाण बराबर हो, दिशा एक ही हो और वह एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, एक दूसरे के क्या होना चाहिए? समांतर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि वे समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, क्लियर है? तो समान सदिश होने के लिए जरूरी है कि परिमाण बराबर हो, दिशा एक ही हो और वे एक दूसरे के समांतर भी होना चाहिए। ठीक है, परिमाण बराबर के साथ साथ उसका दिशा भी एक ही होना चाहिए और वह एक दूसरे के समांतर भी होना चाहिए। क्लियर है? समांतर भी होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है। ठीक है ना, ये कोई वेक्टर ए है और दूसरा हम यहाँ पर मान लीजिए खींच दिए, यहाँ पर ये है वेक्टर, यहाँ पर देखिए इसी की दिशा में ये वेक्टर बी। ठीक है ना, वेक्टर बी, और यहाँ पर मैं बोल दूँ कि वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण बराबर है। ठीक है, बराबर है और दोनों का दिशा भी एक ही है। ठीक है, यहाँ पर दिशा देखिए डायरेक्शन एक ही दिशा में है ना, तो दिशा एक ही है, दिशा एक ही है। और ये भी बोल दिया गया कि वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है, तो फिर वेक्टर ए वेक्टर बी समान वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तब वेक्टर ए बराबर होगा वेक्टर बी के। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो दो वेक्टर समान वेक्टर यानी जो दो सदिश समान सदिश तभी कहलाएंगे जबकि वे परिमाण में बराबर हो, दिशा एक ही हो और वह समांतर भी होना चाहिए एक दूसरे के। क्लियर है इतना? तो क्या क्या होना चाहिए? तीन कंडीशन, परिमाण बराबर हो, दिशा एक ही हो और एक दूसरे के समांतर हो, तभी वह सदिश बराबर सदिश कहलाएगा यानी समान सदिश कहलाएगा। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं पर रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो गई है।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।